हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो जो अपने फर्स्ट यूनिट जो अपने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमने इस चैप्टर को जो है वो लेफ्ट किया था। एक बार 3 चैप्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कर लिए थे, तो 4th चैप्टर जो था वो हम लोगों ने उस टाइम पे सॉल्व नहीं किया था। अपने आज इसको पढ़ते हैं, 4th चैप्टर को। कैपेसिटेंस के बारे में है। हालांकि आज का जो अपना टॉपिक है वो कैपेसिटेंस नहीं रहेगा। शुरुआत में अपने को इस चैप्टर में पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में, डाइपोल मूवमेंट के बारे में, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताया गया है। इसलिए अपने पहले उन टॉपिक्स को स्टडी करते हैं जिस तरह से बुक में सीक्वेंस से दिया गया। उसके बाद अपने पहुंचेंगे कैपेसिटेंस तक नेक्स्ट क्लास में। इससे अपने को जो फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट रिवाइज जो मैंने नहीं करवाया डाइपोल वाला, वो भी क्लियर हो जाएगा आपसे। आज अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर 4 कौन सा है अपना? कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का। और उसके अंदर अपने पास है टॉपिक कौन सा है? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक ऐसी अरेंजमेंट डाइपोल कहलाती है जिसमें 2 चार्ज हो, जिसमें एक हो पॉजिटिव चार्ज, एक हो नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही जो हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, वैल्यू सेम होना चाहिए, और वो थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, और उस डिस्टेंस की जो वैल्यू हो वो आर्मस्ट्रॉन्ग के लेवल की हो। दैट मीन्स 10⁻⁻10 मीटर होनी चाहिए। यूं नहीं कि अपने एक बड़ी बॉल ले ली और दूसरी बॉल को 2 मीटर दूर रख दिया इससे, तो ये डाइपोल बनेगा। मान लो एक बॉल Q चार्ज है, दूसरे के ऊपर -Q चार्ज है, तो ये डाइपोल नहीं बनेगा। डाइपोल कहा जाएगा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल मीन्स इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट मीन्स इन डायरेक्शन, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको अपने कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है डाइपोल की? डिस्टेंस कम होनी चाहिए और चार्ज जो है वो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मैग्नीट्यूड में, नेचर में क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। समझे? तो डाइपोल अपने कहां पे एग्जिस्ट करते हैं वो अपने को देखना। तो हमारे जो डाइपोल हैं वो एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स में। कहां पे एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल्स में। कैसे? क्योंकि देखो कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लो अपने एग्जांपल लें मॉलिक्यूल O2 का, ऑक्सीजन में। तो इस O2 के मॉलिक्यूल में क्या क्या है? देखिए, एक है ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, एक है दूसरा ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, यानी पॉजिटिव चार्ज है। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है इसके ऊपर? 16E के बराबर। एक O के ऊपर कितना होता है? 8E। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? 16E। टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना है? 16E। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 16। तो यानी एक कंडीशन मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है डाइपोल होने की, कि दोनों में चार्ज जो है वो इक्वल है और अपोजिट। जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर चार्ज इक्वल है, दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू इक्वल है, और डायरेक्शन उनकी नेचर क्या है? अपोजिट है। ये कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। फिर से देखिए एक और मॉलिक्यूल H2O। इस H2O मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, मान लीजिए इस तरह से रेंज है, मान लीजिए वो। तो इस H2O में भी क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 इसके पास, 8 इसके पास, 1 इसके पास, तो 9। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं? 8, 8 और 1, 9। तो 17 ही प्रोटॉन है, 17 ही क्या है?
यानी Q की जो वैल्यू है वो क्या है, -Q, दोनों की वैल्यू क्या है चार्जेस की, इक्वल। बट अब ये जो चार्ज है, डाइपोल बनने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में चार्ज तो होता है सेम, यानी चार्ज वाली कंडीशन उसमें फुलफिल होती है, बट डायरेक्शन सॉरी उनकी जो डिस्टेंस है आपस में, वो वाली कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें पढ़ना होगा, हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स का भी एग्जांपल ध्यान रखेंगे। O2 मॉलिक्यूल और H2O मॉलिक्यूल में बेसिक सा फर्क है कि H2O में डाइपोल है, O2 में डाइपोल नहीं होता। H2O में डाइपोल होता है, O2 में डाइपोल नहीं होता। उस बेसिक को अपने को समझना क्यों होता है। तो हमने क्या किया, अभी तक हमने पढ़ा कि भी कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में डाइपोल बनने की एक शर्त तो तय है कि अगर हम डाइपोल की बात करें तो उसमें अपने को चाहिए होता है नेट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेट नेगेटिव चार्ज। तो भाई कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो इक्वल होते हैं, और अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है तो एक कंडीशन तो अपनी फुलफिल होगी। अब अपने नेक्स्ट पढ़ने से पहले थोड़ा समझते हैं सेंटर ऑफ चार्ज। सेंटर ऑफ चार्ज हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए मान लीजिए अपने पास में ये एक बुक है, कोई बुक है, मान लो कोई ब्लॉक है। अब अपने इसको ऊपर लिफ्ट करना चाहते हैं, ऊपर लिफ्ट करना चाहते हैं, तो हम हो सकता है अपने जो अपनी बुक है, इस पूरी बुक पे अपने क्या करें, फोर्स लगाएं। ये जो बुक है अपनी, इस पूरी बुक पे अपने इस तरह से फोर्स लगाएं, यूं, ठीक है, ऊपर उठाने के लिए। और एक अपने क्या कर सकते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट पे अपने फोर्स लगाएं और उससे भी अपना जो एक्सेलरेशन है या जो अपना जो इसका इफेक्ट है फोर्स का वो सेम रहे। एक तो अपने फुल पूरी पे लगाएं, एक अपने सिर्फ एक पॉइंट पे फोर्स लगाएं, जैसे मैं अभी इसको बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों से इफेक्ट सेम जनरेट हो रहा है। तो उस पॉइंट को एक तो अपनों ने पूरी फोर्स लगाई पूरी सरफेस पे, एक अपनों ने सिर्फ एक ही पॉइंट पे लगाया, जहां पे हम उसके कंप्लीट मास को क्या मान सकते हैं, कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। आप लोगों ने इसके बारे में 11th में पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से ये अपना कोई बॉल है जो कि मान लीजिए अपना शेल है, या फिर अपना कोई जो है ये अपना कंडक्टर है, तो इसका चार्ज हमेशा कहां पे होगा, सरफेस पे होगा। अब हम इसके चार्ज को यहां पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। टोटल चार्ज मान लो इसके ऊपर Q है, तो इसकी जगह पे हम ये भी मान सकते हैं कि एक छोटे सी इसका एक सेंटर माना हमने, सेंटर पॉइंट, और कह दिया कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, Q। तो इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ चार्ज। सेंटर ऑफ चार्ज पूरे चार्ज को हम एक पॉइंट पे जब कंसंट्रेटेड मान सकते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो देखिए हमारा जो O2 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर देखिए अपने पास में दो ऑक्सीजन जो है उनके न्यूक्लियस, ये जो मैं डॉट से दिखा रहा हूं ये न्यूक्लियस है, वो कुछ डिस्टेंस पे है। तो उन दोनों के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अपने कहां पे ले सकते हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है इसका फर्स्ट O का, और ये दूसरे O का पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो उसका सेंटर हम बिल्कुल उनके बीच में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज क्या है, सेम है। तो सेंटर हम बिल्कुल उनके कहां पे मान सकते हैं, बीच में, इस पॉइंट पे मान सकते हैं। दिस इज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वी कैन सी। मान लो ये ऑक्सीजन का एक एटम है, ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, और दोनों एक ही जैसे अपने मॉलिक्यूल एटम्स है, दोनों एटम क्या है, एक ही जैसे, यानी दोनों के ऊपर जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो कैसा रहेगा, एक ही जैसे रहेगा। यानी दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन जो उनके आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो काम आ रहा है बॉन्डिंग के अंदर,
उस इलेक्ट्रॉन पे दोनों की फोर्स कैसी होगी। तो मैं डायग्राम थोड़ा बना बनाऊं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे कैसी होगी, एक जैसी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और उसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, के जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। हमने पढ़ा अभी पिछले चैप्टर में, माइनस अट्रैक्टिव फोर्स होती है इसलिए। ऑक्सीजन के दोनों मॉलिक्यूल, दोनों एटम्स में, यानी उसके एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट का, उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं दोनों न्यूक्लियस, वो दोनों न्यूक्लियस कैसी फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के जो अपने न्यूक्लियस है उनके ऊपर चार्ज कैसा है, एक जैसा है, और डिस्टेंस भी दोनों की क्या है, सेम है, यानी दोनों सिमिलर है। यानी जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन होगा आउटर ऑर्बिट का, वो ना तो इस तरफ ज्यादा घूमेगा ना इस तरफ ज्यादा जाएगा, वो बिल्कुल सेंटर में दोनों के इस तरह से घूमता रहेगा। यानी किसी एक न्यूक्लियस का प्रभाव दूसरे पर ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, एक न्यूक्लियस की फोर्स का प्रभाव दूसरे न्यूक्लियस के कारण जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर ज्यादा नहीं होगा। ध्यान से समझिए, किसकी बात कर रहे हैं, सिमिलर एटम वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जैसे कि O2 है वो। अब इसी की जगह अगर मैं एग्जांपल लूं H2O का, O2 के अंदर हमने देखा कि भाई जो अपने इलेक्ट्रॉन है, एक तो अपना पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो है वो कहां पे आ जाएगा, उन दोनों के अपना बीच में आ जाएगा, उन दोनों के बीच में यहाँ आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर भी दोनों न्यूक्लियस सेम इफेक्ट जनरेट करेंगे, दोनों सेम फोर्स लगाएंगे। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम, दिस इज अनदर एटम। लेकिन अगर मैं बात करूं H2O की, H2O के अंदर क्या है, थोड़ा मैंने पिछली बार सॉरी स्ट्रक्चर जो है वो गलत बना दी थी। H2O में H2 होंगे, सॉरी ऑक्सीजन 1 होगी, सो टोटल नंबर जो होगा वो होगा 8 and 2 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होंगे H2O में। H2O। अब देखो हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन के पास में जो मॉलिक्यूल है अपना, ऑक्सीजन का जो एटम है उसके पास में जो न्यूक्लियस में, अगर अपने एक H ले लें यहाँ पे, ठीक है, उसके पास में जो न्यूक्लियस के अंदर जो ये कौन हो लिया, और ये अपने एग्जाम्पल लेते हैं H1, ये H का न्यूक्लियस, ये मान लो H एटम है, ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, जबकि इसके पास कितना, ओनली 1 है। अब जब अपने देखेंगे, एक तो इन दोनों का सेंटर निकालेंगे पहले, ये तो है 8e चार्ज और ये है चार्ज ओनली 1e। 8e और 1e का अगर अपने सेंटर निकाले चार्ज का, तो वो थोड़ा किसकी ओर आएगा, इस ओर आएगा, 8e की ओर आएगा। पहली बात तो ये, क्योंकि ज्यादा जो इफेक्ट है वो किसका है, 8e वाले चार्ज का है। ठीक है, 8 चार्ज उस तरफ ज्यादा है तो यहाँ पे सेंटर उसका आएगा। दूसरी जो बात है, जो शेयरिंग वाला अपना इलेक्ट्रॉन है वो भी ज्यादा किसकी ओर जाएगा, उसको ज्यादा अट्रैक्शन कौन करेगा, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी, जो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो शेयर हो रहा है यहाँ पे, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू होगी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू ज्यादा है इसके लिए, इसके लिए जेड की वैल्यू क्या है, कम है, तो इसकी फोर्स रह जाएगी कम, इसकी फोर्स हो जाएगी ज्यादा। यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा उसको ज्यादा अपनी तरफ कौन रखेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इस वजह से होता क्या है H2O में कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज टोटल नहीं, उनका जो सेंटर होता है, यानी नेगेटिव चार्ज का सेंटर आ गया मान लीजिए यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर आ गया मान लीजिए यहाँ पे, उनका सेंटर जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे से क्या हो जाता है, डिस्टेंस पे चला जाता है। किस वजह से, एक तो न्यूक्लियस के चार्ज ज्यादा होने की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन की फोर्स ज्यादा होने की वजह से। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर हैं जो हमने एज्यूम किए हैं वो थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, डिफर कर देते हैं।
यानी कि इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, और थोड़ी सी उनके बीच में डिस्टेंस भी है। एंगस्ट्रॉम के अंदर का मॉलिक्यूल होता ही छोटे साइज का है। तो ये किसकी कंडीशन को फुलफिल किया इसने? डाइपोल की कंडीशन। इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिनमें जब अपने उसको देखेंगे, जैसे कि HCl है, H2O है, ठीक है, NH3 है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर दोनों एटम जो है वो डिफरेंट अपने एटॉमिक नंबर के हैं, तो उनके अंदर क्या होगा कि नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा उनकी सिस्टम ऑफ के स्ट्रक्चर के कारण से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और किसी मॉलिक्यूल में हम जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं, तो थोड़ा सा दूर चला जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर, इसलिए वहां पे क्या कॉन्स्टिट्यूट होगा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है। और जिन मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होगा, जैसे कि O2 का हमने एग्जांपल लिया था, उनको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हमने अब तक पढ़ा कि एटॉम जो अपना न्यूक्लियस है उसकी अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से दो एटम के जब जुड़ते हैं आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो किन्हीं मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज एंड नेट नेगेटिव चार्ज इज समवेयर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एंड दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये अभी तक हमने इतना जो है वो स्टडी किया है। उसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट, वो है डाइइलेक्ट्रिक्स। क्या है? डाइइलेक्ट्रिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाइइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, यानी इंसुलेटरी क्या होते हैं? डाइइलेक्ट्रिक होते हैं। इंसुलेटरी क्या होते हैं? डाइइलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है। और डाइइलेक्ट्रिक जो है, जैसे कि एग्जांपल लें अपने, अपना कागज हो गया, पेपर हो गया, मान लीजिए प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये डाइइलेक्ट्रिक। अब डाइइलेक्ट्रिक टू टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे दोबारा से फिर वही चीज यूज होगी, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, एंड सेकंड वन इज नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनमें पहले से ही उनके मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट हो, जैसे कि अभी भी हमने HCl का एग्जांपल लिया, H2O का एग्जांपल लिया, तो इनको क्या बोलेंगे? पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है, नेचुरली उनमें कोई डाइपोल मूवमेंट यानी डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता, उनको बोलते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर किनको बोलते हैं? जिनमें पहले से ही डाइपोल बना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट। ओके, आज की क्लास में इतना।